हाँ भैया, अभी शुरुआत कर सकते हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो लास्ट बताइए। टाइम जो ये हम लोगों ने ये तय किया था कि डे वन सेशन वन हम लोग देखेंगे पूरा। अरे डे बिल्कुल। वन सेशन वन क्या, पूरा डे वन डे टू, देखेंगे। हाँ हाँ। डे वन अध्ययन बिंदु का पूरा। ठीक है। बिल्कुल। तो अभी जैसे मतलब जैसे जिन जिन लोगों ने देखा है नहीं देखा है उसका एक बार वो ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन या तो फिर उस पर जो जेनरिक चर्चा है वो उसको फिर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो बताए જોયું છે ખરું? हाँ जी। हाँ જોયું છે। हाँ भाई જોયું છે જોયું ને? છે। ओके ओके ओके। तो फिर भैया फिर उसके रेफरेंस में अभी मतलब सबसे पहले तो मेरे हिसाब से अगर देखा है ना तो अभी हम लोग ये ग्रुप में पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं चाहे तो। बढ़िया। उसके रेफरेंस में अगर जो पहले क्वेश्चंस है ना वो ले लेते हैं, तो अर्केश यश के પછી જે લોકો જોયું હોય એ લોકોને અત્યારના કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પહેલા ક્વેશ્ચન્સ લઈ લઈએ પછી આપણે એની बराबर है। હમ कंटिन्यू करिए। હમ तो भैया मैंने जो एक डे वन पूरा देखा उसमें दो प्रश्न उभर के आए। एक तो पहला एक ये प्रश्न है कि अपना ये जो जड़ परमाणु है, तो जड़ परमाणु ही विकसित होकर चैतन्य परमाणु का स्वरूप लिया है उसने। बिल्कुल। और जो जड़ परमाणु है उसमें एक बार आकार आयतन होता है। जी अभी जीवन विकसित होकर चैतन्य बना है जड़ में से। जी। तो अभी प्रश्न ये है कि जीवन में भार होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता। होता है तो किस स्वरूप में होता है, और नहीं होता तो मतलब कैसे होता है। नहीं होता है बाहर। भार नहीं होता। ना। ओके, तो जो वो भार अ, विलय हो गया वो कहाँ हुआ मतलब। वो उसका डिजाइन ऐसा है कि अभी भी जब कोई जड़ परमाणु अंश इकट्ठे होते हैं तो उनका कुछ भार कम हो जाता ओके। है ना। अभी भी जैसे दो हाइड्रोजन के दो जो पार्टिकल हैं उनका यदि अलग अलग भार लेंगे, है ना, तो जो अलग अलग अंशों का भार है और जब उनको इकट्ठा करके भार लेंगे तो वो भार कम हो जाएगा। तो कुछ भार जो है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी के रूप में चला जाता है। जो लॉस होता है मास का वही उसकी स्टेबिलिटी को देता है, स्थिरता को देता है परमाणु की, है ना। तो ऐसा ही चूंकि इसमें 60 अंश बाहर घूम रहे हैं और केंद्र में एक ही अंश है, तो जो लॉस ऑफ मास होता है और इसको स्टेबिलिटी देता है, तो एक अंश का जो मास है केंद्र का वो लॉस हो जाता है और वो स्टेबिलिटी देता है। स्पष्ट हुआ? तो भैया ये जीवन के संदर्भ में देखे तो उसका भार बिल्कुल विलय हो जाता है। जी, भार विलय हो जाता है। इसीलिए अणुबंधन वो कोई भी भौतिक क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो बार बंधन भी नहीं होता। बार ना, बंधन और अणुबंधन अणुबंधन भार बंधन दोनों हो विलय जाते हो जाता है। ओके। और इसके संदर्भ में भैया एक प्रश्न ये था कि एक सूत्र है कि अस्तित्व में हर इकाई है हैं। हाँ वो स्थिति और गति के स्वरूप में है। बिल्कुल। मतलब जो भी स्थिति है उसकी गति होती है। तो इस संदर्भ में अगर भैया देखे तो समाधि को हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि समाधि में हम अगर देखें तो स्थिति है उसमें और गति मतलब आशा विचार इच्छा नहीं है। हाँ तो समाधि में कुछ रहता नहीं है दिमाग में, मतलब कि ये करना है कि आशा विचार इच्छाएं चुप हो जाती है ना। हाँ, ये ठीक है। तो जो शरीर छोड़ने के बाद भी लगभग ऐसा ही है, आशा विचार इच्छाएं चुप हो जाती है। तो अपन लोग अभी जब शरीर छोड़ेंगे, है ना, उस स्थिति में आशा विचार इच्छा नहीं होगी, ओके। लगभग सेम स्थिति रहती है। तो बुद्धि से चीजों को देखता है, तो उसमें बुद्धि संकल्प की ही गति रहती है। माने जो बुद्धि है और आत्मा है, इन दोनों की जो स्थिति है वही गति के रूप में व्यक्त होती है। ओके। पर भैया अगर हम इस सूत्र को देखने जाए तो उसमें हम कैसे फिट कर सकते हो उसको, मतलब उसको ऐसे फिट कर सकते हैं, देखो हर इकाई की स्थिति गति है, तो जीवन रूपी एक इकाई तो है ही, ओके, है ना, और उसकी गति हो रही है उस समय संकल्प गति।
अनुभव कर रहा है, ये गति बनी रहती है स्थिति के साथ, क्योंकि इकाई की स्थिति गति है, उसमें हर एक परिवेश की बात नहीं कर रहे हैं कि मन वृत्ति चित्त, मन वृत्ति चित्त की जो स्थिति और गति है वो चुप होने के रूप में गति है। जैसे जब आप घर में शांत बैठे हैं, आप शांत बैठे रहना भी पार्टिसिपेशन है, केवल बोलना ही पार्टिसिपेशन नहीं है। जैसे अभी बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं तो इनकी गति बनी हुई है, पर वो तो भैया कुछ मतलब विचार में बना हुआ है ना, अगर उसको हम देखने जाए तो समाधि में तो विचार भी नहीं रहता है ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आशा विचार इच्छा नहीं है, लेकिन बुद्धि क्रियाशील है और आत्मा क्रियाशील है। तो चैतन्य परमाणु की स्थिति और उसकी गति एज ए होल बनी हुई है। ओके। तभी तो समाधि में वो अनुभव कर रहा है ना कुछ चीजों को। जो समाधि में जो व्यापक रूपी सत्ता का जो अनुभव है वो तो मैं ही कर रहा है ना, तो उसकी गति तो हो रही है, अनुभव के रूप में अनुभव की स्थिति बन रही है, उससे जो संकल्प बन रहे हैं है ना, जो प्रमाण मिल रहा है उसकी गति हो रही है। ओके, है ना, तो ओके भैया, बिल्कुल। अभी भी हम हर समय विचार करते हैं, जैसे समाधान की जब अपनी स्थिति बनेगी ना तो विचार आवश्यकता अनुसार होंगे, ये नहीं हम हर समय विचार कर रहे होंगे। ओके। तो जो है ना, उसके बाद वही स्थिति हो जाती है, मतलब आवश्यकता अनुसार आशा विचार इच्छाएं चलती हैं फिर इवन शरीर के साथ भी। ओके, ठीक है तो भैया। बढ़िया, तो अपन ने दो मुद्दों पर बात की। एक तो जड़ परमाणु जब चेतन हो जा रहा है तो भार क्यों नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा समझ लो कि घर में 6 सदस्य हैं, अलग अलग वजन तोलेंगे तो ज्यादा है, जब 6 सदस्य मिलकर एज ए होल काम कर रहे हैं तो कुछ वजन कम हो जाता है जड़ परमाणुओं में, है ना। तो ऐसे ही इस परमाणु का एक अंश का वजन कम हो जाता है। ओके। कैसे? और भैया एक प्रश्न मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब भी अध्ययन में करता हूँ तो उसमें जब ये लॉकडाउन के वक्त जब मैं कर रहा था तो लॉन्ग टाइम चला जाता था और मुझे पता नहीं चलता था कि मतलब ये टाइम हो गया है ऐसा। हाँ, तो एक्चुअली बिल्कुल अपनी जब भी समाधान की स्थिति आप जब भी महसूस करोगे तो आप अपने आप को हल्का और समय से मुक्त महसूस करोगे, क्योंकि समय और भार शरीर से जुड़ा हुआ है, जीवन से नहीं। तो जितनी जितनी हमने अपने को शरीर माना है उतना भारीपन है। जैसे ही ये स्पष्टता बनेगी आप अपने में हल्कापन महसूस करेंगे, माने भौतिक रूप में भी। और समय तो चूंकि शरीर से ही जुड़ा हुआ है, अस्तित्व तो नित्य वर्तमान है, इसलिए समय का भी बोध खत्म हो जाता है। ओके। आप भूल ही जाओगे संडे मंडे कितना टाइम हो गया, क्या हुआ, है ना। ये समय का, क्योंकि समय जो है वो शरीर, समय और भार ये शरीर से जुड़ा हुआ बिंदु है। भैया इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हम जब भी कुछ मतलब ऐसे अध्ययन कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट मतलब व्यापक जो है वही ज्ञान है एक तो। बिल्कुल ठीक है, बराबर। और हम कुछ ज्ञान का स्रोत ले रहे हैं, बराबर। तो जब व्यापक आता है तो व्यापक में एक समय का निर्धारण नहीं होता। बिल्कुल। तो हम ऐसे मतलब उसको कनेक्ट ऐसे ही है, ऐसे ही। ओके। समय इकाइयों की परस्परता में है। ओके। चैतन्य इकाई जो बार मुक्त आपने बताया, तो उसका आकार कोई निश्चित है क्या? उसका आकार निश्चित है ना, क्योंकि इकाई में भार नहीं है लेकिन मास है, रूप है ना, गुण है, स्वभाव है, धर्म है, ये तो हर इकाई के साथ बने हुए है। मास का होना और भार का होना ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। जैसे जब आदमी सैटेलाइट में जाता है तो वो भारहीन हो जाता है, लेकिन उसका मास रहता है। मास माने द्रव्य, है ना, तो मटेरियल है, वजन नहीं है उसका, भार नहीं है, क्योंकि आकर्षण नहीं है। जैसे धरती का कोई भार नहीं है। धरती चूंकि चक्कर लगा रही है सूरज के, इसलिए भारहीन है। अब मास है इसका इतना सारा, इसका कोई वेट नहीं है, ये वेटलेस स्थिति में रहती है। इसी आधार पे किसी भी जड़ परमाणु की धरती भारहीन है ऐसा मतलब कहना थोड़ा मतलब सही है कि एकदम सही है। क्योंकि अगर इसको ऐसे देखेंगे तो समझो कि आज के मतलब कंटेंट का पॉइंट नहीं था वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं कि
अगर धरती को अगर देखते हैं तो भार क्या वस्तु है, तो भार हमेशा परस्परता में ही मतलब पता चलता है। बहुत बढ़िया, पहली चीज एकदम। तो भार जब परस्परता में पता चलता है तो मैं जब अगर किसी एक इकाई की या तो फिर धरती की बात करता हूँ, तो धरती सूरज की पूरी व्यवस्था के, अगर धरती और सूरज की व्यवस्था देखे तो उसमें परस्पर एक दूसरे के साथ वो है, मतलब भार में ही है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब जीवन की बात करते हैं तो जीवन तो ऐसी वस्तु है कि वो मतलब आजू बाजू में कुछ वस्तु है, फिर भी वो उसके साथ मतलब भार नहीं है, उसको फील नहीं होता है परस्परता में। नहीं, इसमें भी परस्परता में हर समय भार होना जरूरी नहीं है, शून्याकर्षण की स्थिति कहते हैं उसको। मतलब भैया देखो, भार मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, हाँ, मतलब पृथ्वी अभी जो पृथ्वी पे हमारा जो भार है, तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके हिसाब से रहता है। फिर मून पे अलग रहता है। हाँ, आपका और मेरा भार है इस पृथ्वी पर, पृथ्वी एज ए होल का भार नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर किसी का फोर्स नहीं है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स शून्याकर्षण में रहती है इसलिए। तो शून्य आकर्षण ही भारहीन स्थिति की बात कर रहे हैं ये बात, क्योंकि शून्य जो व्यापक है वो कोई आकर्षण विकर्षण नहीं कहता है, लगाता है। शून्याकर्षण ही भार मुक्ति है। जैसे ही हम लोग जी जी धारा नहीं बस वही भैया ये बोल रहे हैं ना कि मास और जो भार वो सेपरेट है, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो आकर्षण है उसकी वजह से, बिना आकर्षण की स्थिति में वॉल्यूम भी रहेगा, वो सब रहेगा, लेकिन उसका भार उसको अगर भैया और थोड़ा टेक्निकली अगर डिफरेंशिएट करें ना, तो मतलब भार मतलब वेट डायरेक्ट कहना वो सही नहीं है। मतलब अगर उसको हम लोग ये इंग्लिश की भाषा में अगर बात कर रहे हैं, तो क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश में तो क्या डिफाइन कर रहे हैं कि वेट वो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, और शून्य आकर्षण जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब जो नेट जो हो जाता है उसकी वजह से वो जीरो हो जाता है। तो हम लोग जब यहाँ पर वो डिफाइन कर रहे हैं, तो वो नेट अगर उस पे अगर कोई शून्य आकर्षण आ जाता है, वो किसी भी फोर्स उन लोगों ने भले ही अलग डिफाइन किए हो, तो उसको हम लोग भारहीन स्थिति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बात है बिल्कुल। तो अब विज्ञान में दो मुद्दे, नागराज जी इसको थोड़ा सा डिफरेंटली बोल रहे हैं। विज्ञान ये कह रहा है कि खींचा तानी में जीरो हो गया, माने एक इधर से लगा दूसरा उधर से लगा। बाबा कह रहे हैं स्वयं स्फूर्त शून्याकर्षण में है व्यवस्था के लिए, है ना, उसकी पहचान है। मतलब इसको क्या कह रहे हैं, जैसे आप माता पिता के साथ दो तरीके से लोग कह सकते हैं कि भैया ये दबाव प्रभाव दोनों तरह की, उसकी वजह से स्वयं स्फूर्त, तो उन्होंने भाषा की स्वयं स्फूर्त व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो आता है, इसलिए उसको भार माने खींचातानी नहीं है। जैसे भार को तो और आराम से आप देखो, जैसे हाइड्रोजन गैस एक बलून में भर लो, अब ये तो धरती नहीं खींच रही है इसको, ये तो ऊपर जा रहा है, तो क्या भार है कि नहीं है? हमारा अभी जो भार का जो हमारा जो हम कहते हैं ना धरती का आकर्षण भार है, ये पूरा सेंटेंस ठीक नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हाइड्रोजन गैस का भार नहीं होगा, नेगेटिव भार बोलना पड़ेगा। क्योंकि हाइड्रोजन गैस यदि आप किसी भी बलून में किसी भी उसमें भरेंगे तो वो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है उसको, पूरे बलून को ऊपर, आदमी को ऊपर ले जा रहा है। तो धरती से आकर तो भारहीन भार आकर्षण है ना, धरती खींचे या कोई और खींचे, इसलिए उसको भार कहते हैं कि हाइड्रोजन का भार है। ये पकड़ में आया? बराबर भैया। ऐसा कहानी है भाई। हम अभी भार को एक्चुअली विज्ञान को भी हमने ठीक से ना पकड़ नहीं रहे हैं, हमें जो बढ़ा रहे हैं ना उसको ठीक से यदि देखेंगे। इसीलिए जो नागराज जी कह रहे हैं कि एक्चुअली अस्तित्व में अलग डिजाइन है, ठोस ठोस के साथ रहना चाहता है, विरल विरल के साथ रहना चाहता है, तरल तरल के साथ रहना चाहता है। इसीलिए पानी जमीन पे कहीं भी डालो अपने आप समुद्र की ओर दौड़ जाता है ना। तो ये जो डिजाइन है, या इवन समुद्र में डेड बॉडी हमेशा किनारे पे क्यों आ जाती है? क्योंकि वो विरल तरल जो सॉलिड है वो सॉलिड के साथ जाना चाहता है, इसलिए या तो किनारे आएगी या डूब जाएगी, दो ही ऑप्शन बनेंगे उसमें। क्योंकि तरल तरल के साथ रहेगा, विरल विरल के साथ रहेगा, ठोस ठोस के साथ रहेगा, ऐसा डिजाइन है। ठीक है, तो भैया अभी आज का जो पूरा डे 1 सेशन 1 की अगर कंटेंट के रेफरेंस में बात करें ना,
तो उसमें इनिशियली तो सोम भैया ने मतलब ये जेनरिक टॉक ही किया था, लोगों के प्रश्न लिए थे, ठीक है। और जेनरिक टॉक में उन्होंने मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स भी ऐसे लिए हुए हैं कि जैसे कि हम लोग ये पूरा अध्ययन जो कर रहे हैं तो वो अध्ययन भी क्यों कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये पूरा शिविर, ये हम लोगों ने जो जीवन विद्या परिचय शिविर किया, या तो फिर उसका अंतिम क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं। तो उस पॉइंट पे उन्होंने बात की थी, और फिर एंड के सेशन में उन्होंने इस चीज की ये चर्चा की थी, शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु की, ठीक है। तो कंटेंट में शायद से शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु की जो बात है, तो उस पे मेरे हिसाब से चर्चा कर लेते, फिर उसके बाद बाकी सब चीजों पे एक बार डिस्कशन कर लेंगे। बिल्कुल। तो अभी हाँ, तो अभी भैया जैसे कि वो पॉइंट चल रहा था, तो उन्होंने मतलब काफी अच्छे से वो एक्सप्लेन किया कि पानी है तो पानी प्यास बुझाता है, ये उसकी अर्थ है, और वस्तु के रूप में वो तो अल्टीमेटली एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मतलब दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स है, और उसके रेफरेंस में वो मतलब एक साथ रह करके वो H2O बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वस्तु है। तो उस रेफरेंस में जब आगे आगे बात चल रही थी, तो उन्होंने ऐसा कहा कि अंधेरा क्या है। तो अंधेरा जो है, तो अंधेरा अगर शब्द के रेफरेंस में देखेंगे तो अर्थ में हम लोग उसका ऐसा देखते हैं कि भाई जहां पर प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा है। तो वस्तु के रूप में तो मतलब ऐसा कोई वस्तु है नहीं कि मतलब प्रकाश नहीं है, उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि अंधेरा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो फिर वहां पर एक पॉइंट ये आया था, उन्होंने ऐसा कहा कि प्रकाश को मैं देख पाता हूं मेरी आंखों से, ठीक है, और तो उसमें लिमिटेशन है, मतलब एज अ ह्यूमन हम लोग अगर एक स्पेक्ट्रम देख पाते हैं तो हम लोग वही स्पेक्ट्रम देख पाते हैं, और उसी के रेफरेंस में हम लोग बोलते हैं कि भाई अंधेरा है, उजाला है। अगर उल्लू को देखेंगे तो उसको रात में दिखता है, क्योंकि उसको उस स्पेक्ट्रम की भी लाइट दिखती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हम लोग देख नहीं पाते, तो उसकी वजह से हम लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अंधेरा है, लेकिन प्रकाश तो सब जगह है ही है, ठीक है। फिर वही सेम एनालॉजी वो उसमें ले गए कि भाव में। तो भाव में क्या कहा कि जैसे अगर हम लोग ईर्ष्या कहते हैं, तो ईर्ष्या का कोई भाव नहीं है, स्नेह की कमी को ईर्ष्या कह रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन ये है कि जब प्रकाश के रेफरेंस में अगर देखेंगे, तो प्रकाश के रेफरेंस में समझो कि मेरी मेरी आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में है, तो तो वो एग्जिस्टेंस में वस्तु के रेफरेंस में ठीक है। तो जब अभी हम लोग भाव की और भाव की बात करते हैं, तो भाव के रेफरेंस में तो वो एग्जिस्टेंस में जो है वो है, ठीक है। तो भाव क्या है, तो मैं उसको कितना स्वीकार कर पाया, वो भाव है। तो अभी जैसे मेरी भाव की स्थिति और किसी और की भाव की स्थिति में प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि कोई और अगर ज्यादा स्वीकार कर रहा है, कम स्वीकार कर रहा है, उसके रेफरेंस में हो सकती है, ठीक है। तो जब भैया ऐसा कह रहे हैं कि जो स्वीकार ना कर पाना, ठीक है, उसको परिभाषित नहीं करना चाहिए, मतलब परिभाषित नहीं करना चाहिए उसके रेफरेंस में, मतलब जैसे ईर्ष्या को कह रहे हैं कि स्नेह की कमी वो ईर्ष्या है, तो अस्तित्व में स्नेह है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि स्नेह भी एक भाव है, कि जो क्या है कि जो स्वीकार कर पाया उसको हम लोगों ने स्नेह डिफाइन कर लिया, और जो स्वीकार नहीं कर पाया उसको ईर्ष्या डिफाइन कर लिया। तो जब भाव की अस्तित्व की बात करते हैं, तो भाव का अस्तित्व क्या है, मतलब वो समझ में नहीं आया मेरे को। बढ़िया। तो भाव का मतलब जैसे अपन कह रहे हैं होना, है ना, तो चीजें तो हैं ही, है ना, वस्तुएं हैं, मैं पहचान पा रहा हूं कि नहीं, ये मुद्दा है। वस्तुएं हैं और कैसी हैं, परस्पर पूरकता के अर्थ में सजी हुई हैं, और मैं उनको कंपटीशन के रूप में दिख रहा हूं। तो जो भाव का जो अभाव है वो अस्तित्व में नहीं है, होने के रूप में भाव में बना ही हुआ है, मेरे में देखने की कमी आ गई। जैसे अंधेरे को भी मेरी आंख नहीं देख पा रही है, ये मेरी कमजोरी है, ऐसे ही भाव को मेरी जो ज्ञान की आंख है, जो जिसको आत्मा और बुद्धि या चिंतन क्षेत्र हमारा जागृत नहीं हुआ, इसलिए मेरी वजह से मैं नहीं देख पा रहा हूं, वहां पर नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा। तो फिर से अभी भैया कि जैसे जैसे भाव, मतलब जो अगर एग्जिस्टेंस में अगर भाव की बात करें तो चार अवस्थाएं है, व्यापक है, ठीक है, और इकाइयां है, मतलब वैसे, और तो वो भाव है, वो दिख रहा है, मतलब ठीक है। तो
जैसे अभी हम लोग जब स्नेह की बात करते हैं तो स्नेह एग्जिस्टेंस में है कि फिर स्नेह जीवन के अंदर मेरे अंदर है? हाँ, दो दो तो इसने है क्या, इसको पहले पहचानना पड़ेगा। मतलब बेसिकली है तो माने ये परस्परता में ही व्यक्त हो रहा है, मेरे समझदारी की होने की वजह से व्यक्त हो रहा है। मैं ज्ञान संपन्न, लेकिन मेरे ज्ञान संपन्न होने का क्या मतलब है? माने मैं अज्ञानी तो हूं ही नहीं कभी भी, है ना। अज्ञानी नहीं हूं किस अर्थ में कि मैं कुछ का कुछ समझ ले रहा हूं, कुछ ना कुछ ज्ञान मुझे है ही। तो जो ज्ञान तो मुझे अभी भी है, मैं आदमी को कुछ माने ही हुए हूं, पेड़ पौधों को कुछ माने हुए हूं, प्रकृति को कुछ माने हुए हूं, वो मैं गलत माने हुए हूं। तो अध्ययन ज्ञान का क्या मतलब है? बेसिकली जैसी वस्तुएं हैं वैसा जान लेना ज्ञान है। तो हमें अभी अधूरापन में है हम लोग, इतना ही गैप है। तो ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान नहीं है, जैसे हम सबको ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान। इसलिए 13 तरह के ज्ञान को नागराज जी ज्ञान कह रहे हैं। संवेदनाओं का ज्ञान, ऐषणाओं का ज्ञान, है ना, और उपकार का ज्ञान। तो ज्ञान तो हमें है ही, अधूरा है। तो स्नेह का क्या मतलब हुआ? स्नेह है ही क्या, मतलब किसको हो रहा है स्नेह? तो बेसिकली जैसे ही मैं अपने ही भाई को, अपने ही माँ को, अपने ही पिता को उस रूप में स्वीकार लेता हूँ जिस रूप में वो एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट ही कर रहे हैं उसी रूप में, तो मैं स्नेह से भर जाता हूँ। तो मूल्य, जो स्थापित मूल्य कह रहे हैं, ये क्या है? बेसिकली वस्तु को जैसा वैसा जैसे ही देख पाता हूँ, मेरे में मूल्य स्थापित हो जाते हैं। मूल्य माने मैं मूल्यांकन कर लेता हूँ लोगों का, ठीक ठीक मूल्यांकन ही मूल्य है। तो गलत मूल्यांकन यानी गलत मूल्य। और आई थिंक हिमांशु भैया, जो आई थिंक आप तो उस एंगल से देख रहे हैं कि जैसे कि मीन्स चुंबकीय तत्व है तो वो है, तो उसका होना तो वो कैसे है? सपोज इकाई के स्वरूप में देखेंगे तो इकाई है, तो इकाई में चुंबकीय तत्व उस हिसाब से है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि भी जीवन है, और जीवन में वो जो भाव तत्व है, जैसे चुंबकीय तत्व है, उस हिसाब से हम देखेंगे तो वो भाव तत्व है, और वो कंटिन्यूअस है ही। हम जो अनुभव करते हैं कंटिन्यूअसली, जो फेस करते रहते हैं, तो वही जो भाव तत्व है, इसलिए उसको आई थिंक ऐसे बोलते हैं कि वो भाव है ही। अभी उसको जो नहीं पहचान पाते, और उसका जो उसकी स्वीकृति नहीं रही थी, क्योंकि वो तो है ही, कंटिन्यूअस निरंतर हम अनुभव करते ही रहते हैं, और जो जितना भी जो अनुभव करते ही रहते हैं, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती। तो वो जो अभी फिलहाल की लैंग्वेज में जो ईर्ष्या या उसको जो भी बोलते हैं, उस हिसाब से आई थिंक है। हाँ नहीं, दो बिल्कुल ठीक है। मैं बोले दो चीजें हो रही हैं कि एक तो ये हो रहा है कि नागराज की जो सार्वकालिक माने जो हर समय जो सत्य बना रहता है उसको सत्य कहते हैं। जो घटनाओं में होता है कुछ समय के लिए होता है उसको सत्य नहीं कहते। जैसे कुछ समय के लिए आदमी भ्रमित है लेकिन इसकी जागृति निश्चित है ना। तो क्यों नहीं कह रहे इसको कि यदि ये कहें कि मान लो इससे अभी कोई चीज है, तो कोई वस्तु होती है तो फिर वो हमेशा बनी रहती है, तो आप उससे मुक्त नहीं हो सकते फिर ईर्ष्या से। तो स्नेह जो है उससे वो हमेशा होता है। जैसे तो भैया भाई मेरा हाँ, यही क्वेश्चन था कि अभी हाँ। जैसे, हाँ मेरा क्वेश्चन यहीं पर एग्जैक्टली है, क्योंकि जब हम लोग मतलब उस दिन बात कर रहे थे कि अस्तित्व में क्या है, तो इकाइयाँ है और व्यापक वस्तु है जी, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कशन में आगे आगे गए तो इकाइयाँ प्रभाव के साथ है ठीक है। तो इकाइयाँ है तो प्रभाव है ही, और प्रभाव है तो इकाइयाँ है ही, मतलब ऐसी बात हम लोग फिर वो कर रहे थे कि भाई इकाइयाँ प्रभाव के साथ ही है, प्रभाव क्षेत्र के साथ ही है, फिर वो हर इकाई का अलग अलग प्रभाव क्षेत्र है। तो उसी के रेफरेंस में जैसे हम लोग अगर जीवन की बात करते हैं तो जीवन में मतलब ये हमारी आशा विचार इच्छा, उसको मतलब प्रभाव कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? मतलब वो क्रिया है, तो वो क्रिया को हम लोग मतलब जैसे ये हम लोग जड़ परमाणु है, तो जड़ परमाणु में हम लोग 3 तरह की क्रिया को जो पहचानते हैं कि भाई ये कंपन्न क्रिया है, या तो फिर घूर्णात्मक क्रिया है, या तो फिर वो 3 अलग अलग प्रकार की जो गति है उसको हम लोग वो क्रिया बोल रहे हैं। तो इसके अंदर तो मतलब 10 क्रियाएं चल रही है। तो वो तो क्रिया है। तो स्नेह एग्जैक्टली हम लोग जब कह रहे हैं तो मतलब जैसे समझो कि अगर मैं
अपने बाहर भी, मतलब जब जीवन की बात कर रहे हैं तो जीवन अपने बाहर के प्रभाव को भी जब पहचानता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब आप उसको पहचानने लगते हो तो फिर वो हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो जैसे कि ये समझ में आ जाना कि भाई ये चुंबकीय, मतलब कि एग्जिस्टेंस में ये चुंबकीय जो ये क्या बोलते हैं तो वो है, और उसको जब हम लोग पहचान पाते हैं तो फिर वो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये इसकी वजह से ऐसे ऐसे ये है पूरा। ठीक है, तो जब वो एग्जिस्टेंस में हम लोग उस टेंशन की बात कर रहे हैं तो वो मेरे जीवन के अंदर मेरे को समझ में आया, बुद्धि में ये उसका बोध हुआ कि ये ऐसे है। ठीक है, तो वैसे स्नेह बुद्धि के अंदर होता है तो वो एग्जिस्टेंस में मतलब किस चीज का प्रभाव है? बढ़िया। तो जैसे जैसे लोहा है ना, जब पानी को पहचानता है ना, तो एक ढंग से उसका मूल्यांकन करता है, रस्टिंग हो जाती है। लोहा जब नाइट्रोजन के प्रभाव को पहचानता है तो एक अलग ढंग से उसकी है ना वो व्यक्त करता है। ऐसे ही जब मैं अपने भाई को पहचानता हूँ तो मैं जिस तरह से उसमें मेरे में जो प्रभाव आता है उस समय, मेरा जो उस मूल्यांकन का नाम है स्नेह। हाँ, तो मतलब जैसे अगर लोहा पानी को पहचानता है, ठीक है, और हम अपने भाई को पहचानते हैं, तो लोहा जब पानी को पहचानता है तो वो एक रेफरेंस में है, और हम अपने भाई को पहचानते हैं तो वो जीवन जीवन को पहचानने की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, नहीं, जीवन के मतलब उसका मूल्यांकन करता है। जैसे आप किसी के प्रभाव में किसी एक जगह पहुंचते हैं, अपने भाई को देखते हैं, वो क्या रहा है, आप मूल्यांकन कर रहे हैं उसका। ठीक है ना, तो ऐसे ही जब वो ह्यूमिडिटी को लोहा देखता है तो उसका एक मूल्यांकन है। अब अपने में सिर्फ इतना ही अंतर है कि हमारे में भ्रम बस कुछ गलतियां होती हैं पूरी समझ नहीं होने से, उसी गलती का नाम के रूप में ईर्ष्या हो जाती है, और उसी सही के रूप में स्नेह हो जाता है जो ठीक से पहचान पाते हैं। इतना ही गैप हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि आप भाई आया तो, लेकिन माँ आएगी तो हो सकता है कृतज्ञता हो, है ना, पिता आएंगे तो हो सकता है कि गौरव हो। तो ये जो अलग अलग हो रहा है स्थिति में, तो ये हर परस्परता का मूल्यांकन हो रहा है। उसके मूल्यांकन के रूप में जो प्रभाव जनरेट हो रहा है अपने में, है ना, उसको नाम कह रहे हैं स्नेह, कभी नाम कह रहे हैं वात्सल्य, कभी कह रहे हैं कृतज्ञता, कभी गौरव, कभी श्रद्धा, कभी प्रेम। ठीक है, और भैया आपने जो ये कहा कि ये लोहे और पानी के बीच में भी मूल्यांकन होता है, तो हाँ, मूल्यांकन क्या होता है? वही, अब वहाँ पे मूल्यांकन शब्द अपन संवेदनशील भाषा हो गई, है ना। हाँ। तो ये भाषा का आरोपण हो गया, क्योंकि वहाँ पे लोहे में मैंपन नहीं है ना। हाँ, लोहा, इसीलिए मतलब वो तो भाषा की लिमिटेशन है, अपन बताने के लिए उसको सिमली, इसीलिए नागराज जी पूरे दर्शन में कहीं सिमली को उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रतीक जो है वो वस्तु नहीं है ना। हमने लोहा जीवन तो नहीं है लोहा, तो उसमें जीवन के सारे गुण तो उसमें नहीं आ पाएंगे, तो एक हिस्से को अपन दिखा रहे हैं, लेकिन हम जब उसको पूरा वहां आरोपित कर देंगे, इसलिए सारा जो साहित्य है, मेरा आपका चेहरा चांद जैसा है, अब चांद तो नहीं हो सकता चेहरा, है ना, क्योंकि चांद तो पत्थर है, एक तरह से पदार्थ है, तो इसलिए वो गड़बड़ा जाता है। तो उसका एक अंश को बता रहा हूँ। तो लोहा उस अर्थ में मूल्यांकन नहीं कर रहा है, तो लोहा उस परस्परता को पहचान रहा है ना। उसमें पहचानना भी शब्द मतलब उस अर्थ में नहीं है कि वो कॉन्शियसली पहचान रहा है, लेकिन पहचान बनी रहती है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है, निर्वाह कर रहा है, उस अर्थ में अपन उसको यूज कर रहे हैं। मतलब वो पहचान ही मूल्यांकन है। बस बढ़िया, पहचान ही मूल्यांकन। बिल्कुल। तो सिमिलरली जीवन में अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो जीवन तो एक तो अंशों का बना हुआ है, उसके अंदर क्रियाएं चल रही है, और उसके अलावा भी मतलब हम लोग जो ज्ञान के पार्ट में जो मैंपन की बात कर रहे हैं, उसके समझने के रेफरेंस में जो भी हमारे साथ आता है, मतलब हमारे सामने आता है, उसका मूल्यांकन करते हुए हम लोग जो अस्तित्व को स्वीकार कर पाते हैं, तो उस चीज को हम लोगों ने भाव कह दिया। तो कुछ चीजें ऐसी भी है कि जो ब्रह्म स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, ऐसा ही है, भ्रम बस गलत स्वीकार लेते हैं, गलत मूल्यांकन। जैसे डायमंड आपको दो और मुझे दे दो एक ही डायमंड, आप उस डायमंड का जो मूल्यांकन करोगे कि मैं इसका इतना वैल्यू दे सकता हूँ, और मैं जो करूंगा उसमें अंतर आएगा, मुझे को बिल्कुल ही अकल नहीं हो, है ना, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो ये जो क्या हो रहा है, उसी वस्तु का जो आप मूल्यांकन कर रहे हो वो आपकी दर्शन क्षमता है। तो जैसे ये सटीक मूल्यांकन हो पाता है, वो उसका भाव आपके हाथ से उसका वो भाव व्यक्त हो जाता है आपका। तो भैया मतलब फिर तो मतलब ये बात हो गई ना कि समझो कि
जीवन में अगर समझो कि हम लोगों ने मतलब देखो भाव है, भाव तो डायमंड तो बना ही हुआ है, भाव तो है, उसमें तो कोई चीज नहीं है, ठीक है, उसमें कोई चीज। तो भाव को मैंने मूल्यांकन करके मैं अगर स्वीकार कर पाया तो मैंने उसको एक शब्द से परिभाषित किया, मतलब वो मूल्यांकन को मैंने अर्थ माना और उसको फिर वो एक शब्द से परिभाषित किया, वस्तु के रूप में देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है। तो जब वो मूल्यांकन में नहीं कर पाता हूँ भ्रमवश या तो अज्ञानवश, एक्चुअली इसको ऐसे बोले थे, ये मूल्यांकन तो मैं हर समय करता हूँ, गलत मूल्यांकन कर लेता हूँ, मूल्यांकन रुकता नहीं है। आप एक तो छोटे बच्चे को भी भाव में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं अपने अगर बात करूँ तो वो भाव को एकदम क्लियर में समझ में आता है कि भाव एग्जिस्टेंस में है और है ही, उसमें मतलब कोई बात नहीं है। हम लोग वो भाव को कैसे हम लोग स्वीकार कर पाते हैं उसके रेफरेंस में हमारा वो भाव जनरेट होता है। तो जो अगर उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, मतलब देखिए ऐसी स्थिति है कि हर वक्त उसमें ना अभी वही एक आई थिंक ग्लिच रह जाता है कि स्वीकार कर पा रहे उसीलिए भाव है ऐसा नहीं है, भाव तो है ही, लेकिन वो निरंतर बना ही रहता है अभी, लेकिन अभी उसको जो आप मूल्यांकन करके पहचान नहीं पा रहे तो उसकी जो अनुभूति जैसे कि प्रकाश है ही, क्योंकि ऐसी एक भी मोमेंट नहीं होती कि हम उसको क्या वो अनुभव नहीं करते, हर मोमेंट हम अनुभव तो करते ही रहते हैं, जो अनुभव करते ही रहना वही भाव है। लेकिन अभी जो अनुभव किया सपोज आपने बोला और वो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो अभी अनुभव तो कर ही रहा हूँ, तो वो भाव तो पूरा बना ही रहा है, लेकिन अभी वो भाव की स्वीकृति नहीं हो रही है, तो उसको हम फिर वो मुझे देवेश बोलू या जो जो हमने उसको परिभाषित पेश किया है तो उस हिसाब से वो ठीक है गौने भाई। हाँ देखो इसमें जो बढ़िया प्रकाश की बात कर रहे हैं ना, तो प्रकाश का तो मतलब फिक्स ही आचरण होता है, लेकिन ये जो ह्यूमन का जो भाव होता है ना वो चेंज होता रहता है। तो मतलब भाव पकड़ते हैं, लेकिन कभी ईर्ष्या होती है और कभी मतलब वो पॉजिटिव रहता है, तो वो इसके हिसाब से बदलाता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग देखो, पहले हम जब अपन स्वीकारना को एक अलग से कुछ मान लिए कि मैं स्वीकार रहा हूँ नहीं स्वीकार रहा हूँ, स्वीकृतियां हैं ही हमारे साथ, ठीक है, उसके अलग अलग लेवल हैं। तो जब हम जो व्यवस्था के अर्थ में नहीं स्वीकार पा रहे हैं, अव्यवस्था के रूप में जो हमें दिक्कत हो रही है, उसी का नाम है कि हमने ठीक मूल्यांकन नहीं किया, ठीक स्वीकृति नहीं बन रही है या पूरी तरह स्वीकार नहीं पा रहे हैं। तो भाव का ठीक मूल्यांकन ही स्वीकार है बेसिकली। स्वीकृति का जो हम कह रहे हैं ना, हम स्वीकार पा रहे हैं कि नहीं, स्वीकारने का मतलब इतना ही है, जैसे ही ठीक मूल्यांकन होता है उसी का नाम स्वीकृति है, और जब मूल्यांकन ठीक नहीं होता उसी का नाम अस्वीकृति है। मतलब फिर से अगर उसको ऐसे अगर देखेंगे तो जैसे भाव के या स्नेह के रेफरेंस में अगर देखेंगे तो स्नेह भी एक वस्तु के रूप में है जो बना ही है, ठीक है, मैं अपने अंदर उसको पहचान पाया, अपने अंदर उसका बोध हो पाया, तो मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ मतलब स्वीकृति हो गई है, और उस रेफरेंस से अभी मैं वो स्नेह को पहचान पाया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जब उसका मूल्यांकन करता हूँ तब वो स्नेह मेरे में जनरेट हो रहा है, ऐसी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। स्नेह तो है ही मतलब अस्तित्व में, तो उस रेफरेंस की बात हो रही है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, मतलब परस्पर जैसे दो भाइयों के बीच में, मित्रों के बीच में पूरकता सजी ही हुई है ना, जैसे ही समझदार होते हैं वो व्यक्त हो जाती है। तो हमारे पास अभी भी जैसे हमने जो हम स्वीकार नहीं पा रहे हैं, जो स्वीकारने का मतलब है कि ठीक मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, इसी का नाम अस्वीकृति है। तो वो तो भैया मतलब जैसे ये पूरा टॉपिक मतलब क्वेश्चन डिस्कशन में आया कैसे, तो डिस्कशन में इस वजह से आया कि जब सोम भैया ऐसे बात कर रहे हैं कि शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु है, तो वस्तु के रेफरेंस में अविश्वास या तो फिर ईर्षा जैसी वस्तु है नहीं, मतलब ठीक। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जैसे समझ में ये गैप बन रहा है मेरे हिसाब से कि स्नेह भी मतलब अस्तित्व में बना ही हुआ है परस्परता में, मैं उसको पहचान नहीं पाता हूँ, बात इतनी हो रही है। बिल्कुल,
तो उसमें भैया ऐसा समझे कि जो सही मूल्यांकन होता है और उसकी ही स्वीकृति होती है तो वो उसको बोध हो जाता है। हाँ बस इसी को बोध कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, साक्षात्कार होगा पहले उसी का, सही स्थिति का, उसमें जो दृढ़ता आ जाएगी उसको बोध कह रहे हैं। फिर माने एक बार झलक, कई बार होता है ना, एक बार झलक आ जाती है, फिर उसको बार बार अपन कई जगह जब झलक दिखती है वो, तो उस पर फिर विश्वास आने लगता है, उसको दृढ़ता कह रहे हैं, निष्ठा। और वो एक बार जो स्वीकृति में आ जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर वो हिलता नहीं है। हाँ, तो जो एक बार यदि झलक आई वो हिल सकती है अभी, बट वो इतनी स्ट्रांग रहती है वो झलक, वो बार बार हम उसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत तृप्तिदायक होती है। हाँ, है ना, तो उसमें इतना मतलब एक क्षणिक, कई बार होता है ना कि यार कई लोग जो मेडिटेशन कहते हैं एक बार में कुछ दिख जाता है, एक बार में अपने ही भाई के बारे में कुछ स्पष्टता आ जाती है कि यार ये है तो अच्छा आदमी, है ना, तो ये जो और उसमें रहने में अच्छा लगता है, तो उसको फिर हम जब बार बार अपने बारे में वेरीफाई कर लेते हैं तो उसका फिर दृढ़ता आ जाती है, उसको फिर बोध कह रहे हैं। तो जो साक्षात्कार हुआ उसका कुछ समय के बाद बोध हो जाता है। सही बात। मतलब भैया बात मतलब फिर से मतलब ये काफी बड़ा शिफ्ट है मेरे लिए कि जैसे अगर हम लोग ये जीवन की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि मैं कोई चीज बना नहीं सकता और मैं कोई चीज मिटा नहीं सकता, ठीक है, तो सिमिलरली मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि जब स्नेह का भाव आता है तब वो दिए के जैसे मतलब वो मतलब बनता है और फिर वो चला जाता है, ऐसी बात नहीं है। स्नेह है ही, मैं उसको कभी पहचानता हूँ कभी नहीं पहचानता हूँ, जब उसकी निरंतरता हो जाती है उसका बोध हो जाता है। बस बहुत एकदम ऐसा ही है। तो इसीलिए मानव में ना मूल्य शून्य मानव नहीं है, संवेदनहीन मानव भी नहीं है, ज्ञानहीन भी मानव नहीं है, अधूरापन है बस। तो वो कभी कभी झलक, तभी तो आगे की जर्नी होगी, नहीं तो कैसे होगी। तो हर आदमी में ज्ञान का भास तो एज ए मिनिमम बना ही रहता है। वो एकदम अभी कितना बढ़िया है ना वो। हाँ, मतलब कितना ब्यूटी है, मतलब नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। मतलब बात ये भी हो रही है कि हम लोगों में वो भाव बनाने की भी मतलब वो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो मेरे अंदर भाव आ रहा है और जा रहा है, लेकिन वो आ कुछ नहीं रहा है ना हम बना रह सकते हैं और ना ही उसको भाव को भी मिटा सकते हैं। विश्वास है ही, हम लोग उसको पहचानते हैं कभी नहीं पहचानते। क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि व्यापक आना जाना, व्यापक में गति ही नहीं है ना भाई, ज्ञान में, भाव में गति थोड़ी है, इसलिए उसका आना जाना नहीं। इसलिए नागराज जी कह रहे हैं कि मैंने कोई भी गुरु ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो शिष्य की महानता है। वो उसने देखने का प्रयास किया, उसको दिख गया। इसलिए गुरु कुछ रिटर्न में लेता नहीं है, क्योंकि बोलता है मैंने कुछ दिया नहीं तो मैं लूं क्या। गुरु ने कोई भाव नहीं दिया आपको, किसी ने भी। आपने ही प्रयास किया, उसने इंडिकेट किया कि देखो मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसी है सच्चाई। आपने जोर लगाया, आपके जीवन ने, चित्त ने उसको अंतर्नियोजन किया आशा विचारों का, और उसको दिखने लग गया। तो वो भी बोलता है हाँ आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वो कैसे कह रहा है कि आप ठीक कह रहे हैं? क्योंकि वो भी उसी चीज को अब देखने लगा जो थी नहीं, उसको तो देख नहीं सकता वो। भैया तो ये जो भाव है, स्नेह या जो भी हम पकड़े, वो जीवन का प्रभाव है या अपना ये खालिस्तान में या इसमें है, मतलब कैसे है ये? अगर हम लोग है तो अपने में, जीवन की ही स्थिति है वो। जीवन जब सच्चाइयों को पहचानता है तो उसमें जो प्रभाव क्षेत्र पैदा हो रहा है, देखिए एक हम जब नहीं समझ रहे हैं तो एक प्रभाव क्षेत्र है उन्हीं इकाइयों का। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो और आप लोगों को नहीं जानते हो, तो उसी पार्टी का आपके ऊपर एक प्रभाव क्षेत्र रहता है। और आप एक ऐसी पार्टी में जानते हो जहां आप सबको जानते हो, तो दोनों में कैसा फील हो रहा है आपको? भैया एक इसी के जुड़ा एक सवाल है कि अभी हमने ऐसे जाना कि दो ही वास्तविकता है, एक व्यापक और एक इकाई है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है या फिर कोई प्रभाव है, तो उसको हम मतलब किस तरह से पहचानते हैं वास्तविकता? तीन चीजों को वास्तविकता में पहचानना पड़ेगा। प्रभाव है, हाँ, इकाई, हाँ, और इकाई का प्रभाव, और हर इकाई अपने प्रभाव के साथ है। इकाई हाँ, हर इकाई का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है।
और हर एक इकाई दूसरी इकाई से प्रभावित होती है, माने उसी को बोलते हैं पहचान रही है, नहीं पहचान रही है। तो मेरे दिमाग में भैया ऐसा आ रहा था कि जब भी स्नेह का अपने को पहचानते हैं तो मानव मानव में जीवन में होता है, तो जब भी कोई अपना क्लोज रिलेटिव है तभी एक स्नेह का फीलिंग आता है, और जो नए तो मतलब बीच में जीवन और जीवन के बीच में व्यापक है, सामने वाले और अपने को वो स्नेह का फीलिंग आता है, तो कुछ एक कनेक्शन है दोनों में और बीच व्यापक है, तो कहीं तो वो व्यापक का भी कुछ रोल रहेगा जो अपने को वो किसी के साथ स्नेह का फीलिंग आता है और किसी के साथ नहीं आता है, तो वो उसको तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी पहचान में हम क्या कर रहे हैं, किसी को शुभचिंतक मान रहे हैं, हाँ, किसी को पूरक मान रहे हैं, किसी को अपना कंपटीटर मान रहे हैं। ये मेरी मान्यता की वजह से हो रहा है। हाँ। तो उसको और भैया थोड़ा करूं मैं स्पेसिफाई। बताओ। तो मतलब जैसे क्या होता है कि मैं अपने आप को जब जीवन के रेफरेंस में देखता हूँ और मैं सामने वाले मानव को भी अगर जीवन के रेफरेंस में देखता हूँ, सभी को, मतलब जैसे ठीक है, मतलब जो भी, मतलब मेरे सामने कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो मैं उसको अगर जीवन के रेफरेंस में ही देख पाता हूँ, तो मेरे लिए वो दोनों जीवन में कोई अंतर नहीं है, तो फिर वो मेरी जो स्थिति है वो स्थिति सेम ही बनी रहती है। तो हम लोग उस लेवल पे वो जाने की बात कर रहे हैं। जब अभी यहाँ पर जीवन में जो मैंपन जा आता है ना, मैंपन की भाई जीवन अपने आप को खुद को मतलब वो पहचानता है, तो वो मैंपन की वजह से मैं मतलब ऐसा देख पाता हूँ कि वो शरीर जो है वो मेरा भाई है या तो फिर वो मेरा रिलेटिव है और वो जो है वो नहीं है, तो वो भ्रमवश हम लोग वो जीवन रूप में उन दोनों को नहीं पहचान पा रहे हैं, वहां पर गैप है। इसमें भैया एक ऐसा भी देख सकते हैं ना, जो मतलब ये प्रशांत भैया और हिमांशु भैया ने बोला, तो जैसे कि विश्वास है, तो विश्वास की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जिस पर हम मतलब वो ट्रस्ट कर सकते हैं वगैरह, मतलब जो भी है, तो वो विश्वास जिस मानव में हमने पहचान रखा है कि जिस पे हमें पूरा ट्रस्ट है, उस पे हमें विश्वास आता है, और हमारे पूर्व अभ्यास में जिस मानव के रेफरेंस में हमें वो नहीं दिखा तो उस पे हम ट्रस्ट नहीं करते। तो मतलब जो प्रशांत भाई ने एक बात की ना कि ये जीवन के रेफरेंस में होता है विश्वास ने और ये सब, कि ये सह अस्तित्व में होता है, तो एक बात इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये अस्तित्व में होता ही है, क्योंकि जीवन के पहले भी हम अगर देखें तो ये जो जीवो है, फिर एक वस्तु है, पदार्थ अवस्था है, तो उसमें भी एक पहचानना, निर्वाह करना आंशिक रूप में ये सब देखा गया है, और जीवन में विकसित हो रहा है वो सब, तो मतलब ये सहअस्तित्व में है ही, ऐसा हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जीवन में पदार्थ और प्राण से तो आगे की स्थिति बनी हुई है हर समय, लेकिन वो ज्ञान के आधार पर पहचानता है, इसलिए भ्रमित हो जाता है ज्ञानवश। तो संबंध, और अपन को संबंध और संपर्क में भी गैप को पहचानना पड़ेगा, जहां पर हम चीजों को पहचान चुके हैं, है ना। जैसे प्रशांत ने कहा कि किसी किसी को मैं पहचानता हूँ अपने भाई के रूप में, किसी को मित्र के रूप में, किसी के प्रति विश्वास है, किसी के प्रति अभी होना शेष है। तो जो संपर्क में आप देखोगे, नॉर्मली जब भी आप स्टार्टिंग करते हो तो विश्वास से ही शुरू करते हो। जैसे सड़क पे चलते हुए आप किसी से पूछोगे रास्ता, तो आप मान के चलते हो कि ठीक बता रहा होगा। तो अब संपर्क जो है वो व्यवस्थागत है, संपर्क में जो संबंध है वो व्यवस्थागत है। तो हम सबके साथ, हमारा सब कोई भाई नहीं बनेगा, है ना, हर कोई मित्र नहीं होगा। तो एक संबंध है व्यवस्थागत संबंध, इसको भी अपने को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था का भी संबंध होता है। जिसको उत्पादन में, विनिमय में, है ना, या न्याय समितियों में, या जो जुड़ाव होगा, जैसे हमारा अमेरिकन के साथ क्या जुड़ाव होगा यदि एक सब व्यवस्था भी बन गई, तो
तो क्या जुड़ा होगा उससे, उसके द्वारा कोई वस्तु हमारे पास आ रही तो हमें भरोसा रहेगा कि ये ठीक उत्पादन की हुई है, प्राकृतिक नियमों का ध्यान रखते हुए, है ना, या इसमें जो श्रम मूल्य का मूल्यांकन होगा, ये सब परस्परता में व्यवस्थागत संबंध से जुड़े रहेंगे हम लोग। तो व्यवस्था में भी भाई के प्रति जो आपका भाव होगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, इसने मतलब विश्वास सबके साथ होगा, पर उसके आगे की जो स्थितियां हैं वो किन्हीं किन्हीं के साथ होगा। जैसे किन्हीं लोगों के प्रति आपको श्रद्धा होगी, है ना, जो जिनके से आपके जागृति में, है ना, गति आपको मिली होगी, दिशा मिली होगी, ऐसा डिजाइन है। तो ऐसा नहीं कि फिर जब हम व्यवस्था, हम ज्ञान संपन्न हो गए तो हमारे लिए सबके प्रति श्रद्धा का भाव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें मिनिमम एक विश्वास मूल्य होगा, उसके बाद संपर्क संबंध में बदल जाते हैं। जैसे वही लड़की, हमारा कोई संबंध नहीं रहता, और जिस दिन हम लोग तय करते हैं आज एंगेजमेंट डिसाइड कर लिया, उस दिन से वो पत्नी हो जाती है, हमारे भाव भी बदलते हैं उस स्वीकृति के साथ। तो संबंध की पहचान होती है, और किन्हीं स्पेसिफिक संबंधों को हम जगह देते हैं अपने जीवन में, ऐसा डिजाइन। तो सबके साथ समानता नहीं है, उसमें मिनिमम चीज रहेगी जिसको साम्य मूल्य कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं विश्वास, और मैक्सिमम रहेगी जिसको कह रहे हैं प्रेम। उसके बीच में पूरी चीजें चलेंगी, बहुत सारी वैरायटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया मतलब जैसे जो मतलब जो जीवन को मैंने जैसे स्वीकार रखा है, ठीक है, तो वो जैसे जैसे स्वीकार रखा है उसके रेफरेंस में फिर वो भाव मेरे अंदर बना रहता है। बिल्कुल, मतलब हाँ, तो जब प्रेम मूल्य की बात कर रहे हैं तो प्रेम या विश्वास की बात कर रहे हैं तो विश्वास सभी के साथ बना रहता है, बिल्कुल सभी के साथ बना रहता है, लेकिन ममता सभी के साथ नहीं बनी रहती, ऐसा हो गया। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भी मूल्य है वो मेरे अंदर है, और क्या, एक जीवन के अभिव्यक्ति है, हर जीवन का। तो अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है भैया? मतलब जैसे एक तो चीज होती है कि प्रभाव होता है, हाँ ठीक है, तो अगर ये प्रभाव नहीं है तो मतलब अभिव्यक्ति क्या होता है, मतलब वो क्या होता है? अभिव्यक्ति माने जिसको अपन कह रहे हैं निर्वाह करने की स्थिति। जैसे आपने अपने बेटे को देखा, है ना, तो आपने जो उसका मूल्यांकन हुआ, उसको लगा कि इसको भूख लग रही है ना, तो ये आपके मूल्यांकन हुआ, उससे उसके प्रति जो आप में ममता का भाव उदय हुआ कि भाई इसका पोषण होना चाहिए, उसको जब व्यक्त करते हैं आप, तो दो तरह की अभिव्यक्ति है। एक तो है शरीर से जुड़ी हुई अभिव्यक्तियां, है ना, तो मानव के रूप में देखेंगे तो शरीर से जुड़ के व्यक्त होगा वो। अदरवाइज जीवन में जो भाव बना वो व्यक्त हो गया, भाव के रूप में भी वो सामने वाले को पहुंच जाता है। तो मतलब बात ये हुई कि भाव जो है, भाव की स्थिति जो है, तो वो मतलब कि किस वस्तु का भाव है वो डिपेंड करता है परस्परता में। बिल्कुल, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मतलब वो अस्तित्व में बना हुआ है ऐसा नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। हाँ, माने अस्तित्व में उसका डिजाइन बना हुआ है, क्योंकि सच्चाइयां पूरक ही हैं। है तो ये व्यक्ति का जीवन, ज्ञान संपन्नता किसी एक पर्टिकुलर जीवन में होनी है, भ्रम भी कोई जीवन है। हम और आप भ्रमित हैं और हम चीजों को ठीक ठीक देखने लग गए। तो मेरे में अभी इसने पूरी तरह से व्यक्त नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वो मेरे में स्पष्ट हो जाएगा। तो है तो ये जीवन का प्रभाव इंडिविजुअल जीवन में। इसमें शायद से थोड़ा कोरिलेशन, जैसे सनलाइट होती है, सब सरफेसेस उतना एब्जॉर्ब नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, ब्लैक, तो उसी प्रकार दूसरे जीवन का प्रभाव, स्नेह, सब कुछ, और मतलब हम लोग जितना स्वीकृत कर पाए उतना मूल्य अपने में स्थापित हुआ, जितना नहीं कर पाए उतना नहीं हुआ। ये ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है क्योंकि सिमली दी अपन ने, तो पदार्थ में वो संभावना ही नहीं है, कुछ पदार्थ उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे। मानव में हर जीवन में पूरा पोटेंशियल है, बस इतने को ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं तो लगेगा कुछ मानव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसी को दानव और मानव की कहानी बनी। कुछ लोग दैत्य प्रकृति के हैं, कुछ देव प्रकृति के। इसमें सिर्फ ये है कि चूंकि ये गठनपूर्ण परमाणु है, इसमें सभी में क्षमता के रूप में समानता बनी हुई है। तो मतलब हाँ बोल। अगर अपने जीवन में भाव नहीं है, प्रशांत आवाज का पाहिजे, जीवन में भाव नहीं ठीक है।
मतलब अगर ये चीज ऐसे ऐसे ये ध्यान आती है कि अगर अपने में ये स्वीकृति, भाव की स्वीकृति अगर जीवन में नहीं है और दूसरों के प्रभाव की वजह से है, तो फिर वो एक लॉजिकली भी साउंड नहीं करता है, क्योंकि वो ही एक अगर दूसरों के प्रभाव से है तो वो अपने 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 हाथ में नहीं है दूसरों के प्रभाव से, तो फिर सब वो एक जीवन का प्रभाव सब पे सेम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये काउंटर हो जाता है कि नहीं अपने में ही है। बिल्कुल, जैसे देखो ना, उसी स्थिति में नागराज जी जो बैठे हैं, मान लो एक जागृत व्यक्ति बैठा है उसी स्थिति में और एक भ्रमित है, तो एक अलग ढंग से मूल्यांकन कर रहा है, दूसरा अलग ढंग से कर रहा है, या एक ही टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे अलग अलग उसको पकड़ रहे हैं। तो ये तो जीवन की स्थितियां हैं हर एक की। परफेक्ट है। वो जीवन की स्थिति में ही मतलब हम लोग जो अभिव्यक्ति करते हैं। भैया जीवन का प्रभाव क्या होता है? जीवन का प्रभाव जो होगा, जैसे जो तृप्ति का जो प्रभाव है, दूसरों को आपके साथ अच्छा लग सकता है, लेकिन उसमें वो दूसरे की भी पात्रता चाहिए इसमें। जैसे मैग्नेट जो है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है लेकिन लोहे को ही कर रही है, लकड़ी को नहीं कर रही है, या कम कर रही है लकड़ी को, तो उसमें लकड़ी का गुण है ज्यादा। इसका मतलब नहीं कि चुंबक अपने प्रभाव को छोड़ रही है। तो जो जीवन का प्रभाव है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति का, उसका एक अपना प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन उसको पहचानने वाली पात्रता वाला पहचान लेता है उसको। तो हमारा आपका प्रभाव क्षेत्र, जैसे स्ट्रेस में आदमी है उसका एक प्रभाव क्षेत्र है, एक जो है ना सामान्य उसमें बना हुआ है उसका एक अपना प्रभाव क्षेत्र है, तो उसको प्रभाव क्षेत्र कह रहे हैं। उसकी फिर क्रियाएं भी अलग होंगी, उसकी अभिव्यक्तियां भी अलग होंगी, पूरी चीज अलग देगी। तो मतलब ये हो गया कि जैसे उसका ये जो भी प्रभाव क्षेत्र हम लोग कह रहे हैं जीवन का, तो वो जीवन का जो प्रभाव क्षेत्र है वो अपनी खुद की जो स्थिति है उसके रेफरेंस में वो बनेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज ये हो गई कि सामने वाला वो पहचान सकता है कि नहीं पहचान पा रहा है, वो उसकी पात्रता के अनुसार जाता है। बिल्कुल ठीक है। अभी मेरे अंदर अगर समझो कि विश्वास की निरंतरता है, ठीक है, तो वो मैं अपने जैसे एक व्यक्ति जिसका अंदर विश्वास की निरंतरता है और दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास की निरंतरता नहीं है, दोनों की स्थिति अलग है, दोनों का प्रभाव क्षेत्र भी अलग होगा। ठीक है। तो जैसे अगर विश्वास की निरंतरता ये अगर उसके अंदर बनी रहती है, तो वो भाव जो है वो उसके अंदर बना रहता है, वो भाव ही उसका प्रभाव है, मतलब वो विश्वास की निरंतरता। तो लेकिन वो सामने वाला उसको कितना पहचान पाता है वो उसकी पात्रता पे जाएगा। बिल्कुल, बस बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि स्वयं को पहचानना है, पहले स्वयं में सब मूल्यों को स्थापित करना है। बिल्कुल, माने स्थापित करना है, माने जैसे ही हम सच्चाई समझते हैं वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, अपने ऊपर मूल्य स्थापित हो जाते हैं, माने हम मूल्यांकन करने लग गए। ठीक स्वयं के प्रति विश्वास। हाँ, राइट। तो फिर से भैया अभी जैसे अगर हम लोग हम लोग ये सारे मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो वो मूल्यों के रेफरेंस में मतलब उसकी निरंतरता जब हो जाती है तो मैं अपने एक प्रभाव के साथ होता हूँ और वो निरंतरता मेरे अंदर बनी हुई है और मैं उसको पहचान सकता हूँ। ठीक है। और मैं उसको वो पहचान पा रहा हूँ। जब उसकी वो निरंतरता नहीं है तभी भी मैं उसको पहचान पा रहा हूँ कि भाई इसकी निरंतरता नहीं है, मैं इस स्थिति में हूँ, मेरे अंदर हमेशा विश्वास नहीं बना रहता है, या तो फिर इस जगह पे वो डगमगा जाता है। और जो विश्वास जब नहीं बना रहता है तो मतलब दो स्थिति हो गई कि एक तो भाव की निरंतरता हो सकती है, अभाव की निरंतरता नहीं हो सकती है, पहली चीज। बिल्कुल। ठीक है, वो तो एकदम स्पष्ट है। और भाव की निरंतरता जब तक मतलब जैसे अभाव की निरंतरता नहीं हो सकती है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि विश्वास की कमी है, अविश्वास है, स्नेह की कमी है, ऐसा नहीं है, मतलब वो ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या जैसा कोई नहीं होता है। अच्छा, अभाव की निरंतरता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो आपको स्वीकार ही नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी निरंतरता नहीं हो सकती। आप खुद उसको भाव में बदलना चाहते हो। अभाव और वो जैसे ही अभाव की निरंतरता थोड़ी थोड़ी भी पकड़ने में आती है ना, तो फिर वो सुसाइड कर लेते।
तो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अभाव आपको स्वीकार ही नहीं हो रहा ना भाई। हिमांशु चाहे भी कि हम हमेशा ईर्ष्या में रहें किसी के प्रति, वो आपको स्वीकार ही नहीं हो सकता। इसीलिए अभाव की निरंतरता नहीं है, इसीलिए वो भाव में कन्वर्ट होगी, इसीलिए जागृति निश्चित है, क्योंकि हम और आपको अजागृति स्वीकार नहीं है। तो भैया अगर इसको हम जैसे आपने बोला, इसको लॉन्ग टर्म में अगर ऐसे देखा जाए तो एक चीज ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी नेगेटिव चीजें हैं जिसका लॉन्ग टर्म में हमें स्वीकार नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं होता। हाँ ऐसे ही तो है, क्योंकि तभी तो स्वीकार नहीं हो रहा है। देखो जो है नहीं वो यदि उसका अस्तित्व होता तो स्वीकार हो जाता आपको। ओके, तो इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। हाँ इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ सकते हैं कि हमें गलत चीजें इसीलिए स्वीकार नहीं होती क्योंकि गलती का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमारे भ्रमवश हमने ऐसा मान लिया है। कभी कभार घटनावश या भ्रमवश उसका हमें ये हो जाता है, दिख जाता है, मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। और दूसरा भी ऐसे वो सोम भैया उनका शिविर में कहते हैं, मतलब वो ईर्ष्या या अंधेरा जो भी है, तो मानो कि अंधेरा है तो हम बोलते भी अंधेरा निकालो, तो निकालने के लिए प्रकाश को लाते हैं। ईर्ष्या को कम करो तो इसके लिए हम स्नेह को बढ़ाते हैं, भाव लाते हैं। हाँ स्नेह का भाव लाते हैं, तो इससे पकड़ में आता है कि भाई एग्जिस्टेंस नहीं करती है सब चीजें ऐसा। तो मतलब उसको वस्तु में डिफाइन नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। ओके। हाँ और थोड़ा उसको मतलब अभी मतलब ये जो जितना समझ में आ रहा है उसके हिसाब से इसका ऐसे मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो रियलिटी है उसको मतलब जो एनालॉजी करने जाएंगे ना तो वो बैठते वो फंस जाएगा। हाँ बैठता नहीं, राइट। वो समझाने के लिए तब तक ठीक है, मतलब उसको वो बात अंदर उतर जाए, वो उसके रेफरेंस पे उसके अंदर वो चलता जाए तब तक ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट एनालॉजी बैठती नहीं। इसीलिए नागराज जी ने एक सेंटेंस दिया, प्रतीक प्राप्ति नहीं है। परफेक्ट है, ये प्रतीक है वो। जैसे एक अपन ने कहानी पढ़ी होगी, सिक्स्थ में थी इंग्लिश में, मुझे जहां तक याद है, कि एक आदमी बोलता है कि भैया मैं भूख लगी है, तो बोलता है रोटी कैसी है, बोले मक्खन जैसी है, तो चलो मक्खन ही खाते हैं। मक्खन कैसा है, वो पानी जैसा है एकदम, है ना, इतना पवित्र है, तो पानी पी के आ जाता है। मतलब क्या कर रहा है वो, सिमली को हम जब वस्तु ही पहचान पकड़ लेंगे ना, तो वो वस्तु ही होती तो फिर सिमली काय को देते, है ना। तो जीवन अलग है, लोहा अलग है ना, लेकिन हम उसमें कुछ चीजों को हम एक जैसा चीज है उसको पहचान ले। जैसे वहां भी गठन है तो यहाँ भी गठन है ना, वो गठनशील है तो गठनपूर्ण है, तो कुछ साम्यता है, लेकिन हम जब उसको टोटलिटी में पकड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो तो उसी वस्तु को पहचानना पड़ेगा जिस वस्तु की बात हो रही है। मतलब भैया ऐसा देख सकते हैं कि हमको समझाने के लिए ये मतलब सारे एग्जाम्पल तर्क शक्ति में बिठाने के लिए यूज किए गए हैं। बाकी वो अपने आपको पकड़ में नहीं आता। बाकी आपको पूरी वस्तु खुद ही देखनी है, वो जीवन ही देखेगा उस वस्तु को देखने एंगल से, क्योंकि वो क्या रहा है कि हमने किसी चीज को पहचाना हुआ है। तो उदाहरण हम वहां से दे रहे हैं कि उससे अगली की बात कर रहे हैं, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा, क्योंकि जैसे मान लो हाथी मैंने देखा ही नहीं कभी, तो फिर उसको बताएंगे जैसे तुमने गधा देखा है कि नहीं, बोले हाँ देखा है, गधा तो देखा है, घोड़ा देखा है, तो जैसे उसके 4 पैर होते हैं उसके भी 4 पैर, लेकिन मोटे पैर होते हैं। अब हम क्या, मोटा भी पतला भी देखा है, हाथी देखा नहीं, उसका चित्र बनाना है। लेकिन जीवन जब अपनी ताकत लगाएगा तो चित्त में, चूंकि वस्तु कोई पर्दा नहीं है ना दोनों के बीच में, तो किसी समय उसको वो एग्जैक्टली दिख जाती है कि अच्छा ये इसकी बात कर रहे थे। और जब वो दिखता है कि इसकी बात कर रहे थे तो सारे उदाहरण अलग हो जाते हैं, यार ये तो कुछ और ही बोल रहे थे, एक्चुअली ऐसा है। भाषा के लिमिटेशन भैया। हाँ बस भाषा का लिमिटेशन है, और दूसरा उसको डायरेक्ट सिमिली जो आप बोल रहे हो ना, उसको वो नहीं करनी चाहिए। तो वो अभी एक बार समझाने के लिए ठीक है, बाकी अध्ययन में वो नहीं चलेगा। बाद में सिमली को छोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो अपन सिमली में फंस जाएंगे। इसलिए किताब पढ़ोगे ना नागराज जी की, मतलब आप सरप्राइज होगे, 3500 पेज में शायद सिमली की बात ही नहीं कर रहे हैं, उसी के जीवन। आवाज कट रही है भैया, आवाज कट रही है, तो उसी को कर रहे हैं। हमें लग रहा है यार भारी पड़ता, थोड़ा नीचे आके बात करो ना भाई, वो बोलते मैं नीचे हूँ तो नहीं कर सकते अपन। भैया एक बार फिर से ये रिपीट आज कट रही थी बीच में आवाज। अच्छा अभी कट रही, अभी आ रही है ठीक से? अभी आ रही है, लेकिन आप बोले कट गया पूरा। हाँ तो क्या हुआ, ऐसे ही अपन जैसे पूरा दर्शन पढ़ेंगे ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि मतलब रेयरली सिली होगी उसमें, जीवन बात कर रहे हैं तो जीवन के गुणों की बात कर रहे हैं, जबकि हमें भारी पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं कि यार थोड़ा डाउनग्रेड करके बता दो ना किससे मिलता जुलता है, लेकिन वो जैसे ही इससे मिलता जुलता बोलेंगे हम उसी जो उस मिलता जुलता कोई पकड़ लेते हैं, फिर तो गड़बड़ा हो जाए। ओके
तो मतलब भैया उसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई भी हम चीज देख रहे हैं, तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं, राइट, और सिमिली डाल रहे हैं। और अगर बाबा जी मतलब ये किताब लिख रहे हैं तो उस वक्त वो किस संदर्भ में लिख रहे हैं, तो वो सह अस्तित्व के संदर्भ में लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर उसको एग्जाम्पल्स में लेने जाएंगे तो हम उसकी ओर चले जाएंगे, फिर वो जो कंटेंट मिलेगा वो पकड़ में नहीं आएगा। वो इसलिए हाँ, इसलिए जब नागराज जी के आप वीडियो ऑडियो भी सुनोगे ना, तो बहुत रेयरली एग्जांपल दे रहे हैं, है ना। लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, भाई कुछ तो इसके आसपास किसी बता दो, बोलते नहीं वो इसी को समझो भाई। बढ़िया बढ़िया भैया। एक चीज ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि अगर उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया तो चीज जो मतलब डिस्कस कर रहे हैं वो डाइल्यूट हो जाएगी ना भैया। हाँ, वही अभी इसको मैं अलग नजरिए से देख लूंगा, फिर कोई और अलग नजरिए से देख लेगा, ऐसा। बिल्कुल। ओके, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया चर्चा रही। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी डेप्थ आने का चालू, बहुत अच्छा डेप्थ आ रहा है। बिल्कुल। वस्तु को पकड़ने का बहुत अच्छा। इससे तुम भाई बोलते थे ना, आज के रिलेशन प्यार एक के साथ नहीं है, प्यार सभी के साथ। हाँ, वो आज अजय भैया बढ़िया। ये सब टेक्नोक्रेट जाएंगे तो फिर आगे का भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है, वस्तु को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो साइंस का एक अच्छा एडवांटेज हुआ है कि हम डायरेक्ट उसको मतलब जो जैसा है वैसा पकड़ना चाह रहे हैं, तो वो एक बार वो पकड़ में आ गया तो बाकी तो फिर सज जाएगा एकदम। खूब बढ़िया, बराबर, शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन्यवाद।